देखेंगे पेपर सेकेंड है, विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। हेलो, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। पेपर सेकेंड, द्वितीय पेपर। अब इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे उसी के आगे जो कल चल रहा था देखते हैं सभी लोग। अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी लोग। कल मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिचय, इसका इंट्रोडक्शन दिया। इसके बारे में मैंने सारी बातें बताई, कब इसकी स्थापना हुई, कैसे इसका आकलन करने के बाद गठन हुआ। उसके साथ साथ 12 खंडों में इसका विभाजित होना, उन खंडों के बारे में मैंने सारा डिटेल समझाया भी था। पीडीएफ के रूम में ग्रुप में डाल भी दिया गया है और बोर्ड पे भी मैंने समझा दिया था। सभी लोग अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। आज जो टॉपिक चलेगा उसी के आगे देखेंगे सभी लोग। जल्दी से लाइव हो जाइए। आवाज़ आ रही कंफर्म सभी को? जल्दी से यस लिखें। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक ठीक। कल मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बताया, इसके खंडों के बारे में मैंने सारी बातें की। और खंड 1 में प्रस्तावना, खंड 2 में शिक्षा का सार भूमिका,
और खंड 3 राष्ट्रीय प्रणाली और खंड 4 समानता के लिए शिक्षा। ये सारे टॉपिक मैंने बता दिए थे। और लास्ट में खंड 12 था, उसमें भविष्य था, फ्यूचर। ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं। आज जो टॉपिक चलेगा वो है दस्तावेज और इसकी कार्य योजना 1986 का। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे 1986 का दस्तावेज कार्य योजना। ये टॉपिक है 1986 का दस्तावेज कार्य योजना। ये भी पूछा जाता है। और कार्य योजना में जो पॉइंट निकल के आते हैं उनको समझना है। 1986 का दस्तावेज कार्य योजना में वर्क प्लान ऑफ द डॉक्यूमेंट्स 1986। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। तो 2 तारीख याद रखना, 1986 मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा होना और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। तो 2 पॉइंट निकल के आते हैं। मई 1986 एक तारीख ये निकल के आती है, नवंबर 1986। इसमें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, इसमें दस्तावेज प्रस्तुत किया गया या प्रकाशित किया गया। और ये कार्य योजना 24 खंडों में विभाजित है। ये भी पॉइंट याद रखना। कार्य योजना 24 खंडों में विभाजित। ये विशेष तौर पर पॉइंट याद रखने हैं। उन पॉइंटों को मैं डिटेल से समझाऊंगा। जैसे मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 12 खंडों में विभाजित थी, उसकी कार्य योजना जो दस्तावेज है वो 24 खंडों में विभाजित हुआ है। तो इसमें लिखना कैसे है आपको? मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 खंडों में विभाजित है, जो निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। उन खंडों को आपको देखना भी है, खंड 1 में क्या है, खंड 2 में क्या है। मैं कुछ खंड आपको यहाँ दर्शा भी रहा हूँ, कुछ खंड मैं बताऊँगा, वो आप सुन लें। इसकी PDF आपको ग्रुप में डाली जाएगी, तो उससे आप रिवाइज बार बार कर सकते हैं। तो खंड 1, 2, 3 कुछ मैं खंड यहाँ आपको दर्शा रहा हूँ बोर्ड पे। खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, पॉइंट आप सीधा याद रखना है। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा होना और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना का दस्तावेज प्रकाशित किया गया। कार्य योजना 24 खंडों में विभाजित है। ये तो आपको 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद में जो 24 खंड प्रकाशित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं, उन खंडों में पहला खंड आपको समझेंगे। खंड 1 में पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा, ये भी पॉइंट याद रखना। खंड 1 में क्या है? पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा। पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में
दर्शाया गया है। और खंड 2 में प्राथमिक शिक्षा कॉमा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा कॉमा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, खंड 2 में प्राथमिक शिक्षा कॉमा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ये खंड 2 में याद रखना। खंड 1 में पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है और खंड 2 में प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में चर्चा की गई है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पूछा भी जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, तो यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में थोड़ा दर्शा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ आपको। पीडीएफ के रूप में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना इसमें समझना क्या है, पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना खंड 2 में दर्शाया गया है। पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आप क्या समझते हैं, तो इसको थोड़ा समझ लें यहीं पे। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे, ये ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में बता रहा हूँ। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे कॉमा 1 बारामदा तथा शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। कंडीशन क्या है इसमें, प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए और 1 बारामदा और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, ये भी बात कही गई है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, जिनमें से जहाँ तक संभव हो सके 1 महिला अध्यापिका हो। मतलब 2 शिक्षकों में 1 महिला अध्यापिका की बात भी कही गई है। तो इसके बारे में भी कहा गया है। साथ ही विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड कॉमा खिलौने, चार्टों तथा उचित फर्नीचर, पठन पाठन की सामग्री का प्रबंध हो। और इस योजना को ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना एक्सप्लेन करना है। पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर में पूछा भी गया है कई बार। तो इसको भी आपको खंड 2 में ही प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना हेडिंग के रूप में पीडीएफ में डाला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं। तो लिखने का तरीका आपको क्या करना है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे, 1 बारामदा तथा शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, जिनमें से जहाँ तक संभव हो 1 महिला अध्यापिका हो। साथ ही विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड कॉमा खिलौने कॉमा चार्ट तथा उचित फर्नीचर एवं पठन पाठन सामग्री का प्रबंध हो। इस योजना को ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। इतना आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, लिखना है। अगर पूछा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आप क्या समझते हैं, तो आपको 2-3 कंसेप्ट उसके याद रखने हैं। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे की बात कही गई है, 1 उसमें बारामदा की बात कही गई है, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था की गई है, कम से कम विद्यालय में 2 शिक्षक हों, उन शिक्षकों में 1 महिला शिक्षिका की बात हुई है। और खिलौने भी हैं, सामग्रियां हैं, ठीक है, चार्ट, पठन सामग्री, फर्नीचर, ये सारे सामग्रियां आती हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। ये जो योजना तैयार की गई इसी को बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो इतना आपको एक्सप्लेन करना है। ये खंड 2 में दर्शाया गया है, किसमें, दस्तावेज कार्य योजना के अंतर्गत आता है। तो मई 1986 में इसकी घोषणा होना, नवंबर 1986 में दस्तावेज प्रकाशित होना। कार्य योजना 24 खंडों में विभाजित है। उसी खंडों के बारे में मैंने बताया। खंड 1
पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में बात हुई है। खंड 2 में प्राथमिक शिक्षा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में मैंने अभी बात की। उसके बाद में पॉइंट 3 निकल के आता है माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, खंड 3 में है। माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, ये खंड 3 में बात कही गई है, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार। तो ये भी आपको सिंपल है, पॉइंट याद कर सकते हैं आसानी से, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार। तो 3 टॉपिक हुए। पहले टॉपिक में आपको सीधा समझना है पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा के बारे में बात की है। उसके बाद में खंड 2 में प्राथमिक शिक्षा एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में बात हुई है, और खंड 3 में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार। ठीक है। इसी प्रकार खंड 4 में शिक्षा का व्यवसायीकरण के बारे में बात कही गई है। शिक्षा का व्यवसायीकरण खंड 4 में। ये याद रखना, शिक्षा का व्यवसायीकरण। और खंड 5 में उच्च शिक्षा। ये कुछ मेन पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। खंड 5 में याद रखेंगे उच्च शिक्षा। ऐसे बहुत से खंड हैं, टोटल खंड आपको मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। इसी प्रकार खंड लास्ट में जो 24 है, उस सारे खंड के बारे में मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सुन लें सभी लोग। इसकी ग्रुप में PDF डाली जाएगी, उससे आप आसानी से लिख सकते हैं। तो खंड 4 में शिक्षा का व्यवसायीकरण, और खंड 5 में उच्च शिक्षा, और खंड 6 में दूरस्थ शिक्षा तथा खुला विश्वविद्यालय। 5 तक मैंने बोर्ड में समझा भी दिया है, और कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लें सभी लोग। खंड 6 में दूरस्थ शिक्षा तथा खुला विश्वविद्यालय, सीधा पॉइंट याद रखना है। खंड 7 में ग्रामीण संस्थान एवं विश्वविद्यालय, जो ग्रामीण संस्थान और विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई है। खंड 7 में ग्रामीणों में, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ संस्थान विश्वविद्यालय खोले जाएं, उसकी भी बात कही गई। उसके बाद खंड 8 में प्रबंध एवं तकनीकी शिक्षा। खंड 8 में सीधा टॉपिक याद रखना है, प्रबंध एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में बात हुई है। उसके बाद खंड 9 में प्रणाली का कार्यान्वयन, जो पद्धति होता है, सिस्टम होता है, उसकी कार्य योजना के बारे में बात हुई है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं खंड 9 में प्रणाली का कार्यान्वयन, तो कार्यान्वयन हुआ है। उसके बाद में खंड 10 में रोजगार की उपलब्धता। खंड 10 में क्या याद रखेंगे? रोजगार की उपलब्धता, रोजगार के बारे में बात हुई है खंड 10 में। इसी प्रकार खंड 11 आता है शोध तथा विकास। इस पॉइंट को याद रखना, खंड 11 में क्या बात हुई है? शोध तथा विकास के बारे में बात हुई है। इस प्रकार खंड 12 में स्त्री शिक्षा। कुछ टॉपिक आपको इसमें विशेष तौर पर याद भी रखने हैं, और सीधे सीधे खंड के बारे में पढ़ना भी है और याद रखना है। खंड 12 में स्त्री शिक्षा के बारे में बात हुई है। उसके बाद खंड 13 में अनुसूचित जात, जनजात एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा। 2-3 बार इन खंडों को रिवाइज करेंगे, आपको माइंड में ये कंसेप्ट याद बने रहेंगे। तो खंड 13 में अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्ग के जो बच्चों की शिक्षा के बारे में बात हुई है। इस प्रकार खंड 14 आता है। खंड 14 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसकी शिक्षा की व्यवस्था की योजना इसमें बनाई गई। उसके बाद खंड 15 में विकलांगों की शिक्षा, इम्पोर्टेंट है विकलांगों की शिक्षा, तो खंड 15 में जिक्र किया गया है। इसी प्रकार और भी पॉइंट इसके आते हैं। खंड 16 प्रौढ़ शिक्षा, आपने पढ़ा होगा बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये चीज़ें कार्य हैं। तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा के बारे में खंड 16 में कहा गया है।
उसके बाद में खंड 17, जो खंड 17 है उसमें स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु की बात हुई है। किसकी बात है? खंड 17 में स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु, स्कूली शिक्षा की विषय वस्तु याद रखना। खंड 18 में परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। खंड 18 में परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। और खंड 19 में स्वास्थ्य शिक्षा तथा युवा, तो स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में खंड 19 में बात हुई है। और खंड 20 में भाषा, लैंग्वेज के बारे में बात कही गई है। तो खंड आपको 20 में भाषा याद रखना है। उसी प्रकार खंड 21 आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, खंड 21 को याद रखना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बात हुई है। उसके बाद खंड 22 दृश्य श्रव्य सामग्री, खंड 22 में याद रखना है दृश्य श्रव्य सामग्री, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है खंड 23 अध्यापक तथा अध्यापक प्रशिक्षण। पूछा जाए खंड 23 में क्या जिक्र किया गया है, तो अध्यापक और अध्यापक प्रशिक्षण के बारे में बात हुई है। उसके बाद खंड 24 लास्ट खंड आता है शिक्षा की व्यवस्था। लास्ट खंड में क्या है? शिक्षा की व्यवस्था। तो इन खंडों को थोड़ा विशेष तौर पे याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। तो खंड 1 से लेकर 24 तक सारे खंडों के बारे में मैंने बताया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो इस ग्रुप में PDF डाल दी जाएगी, उसको बार बार रिवीजन कर लेना, तो कंसेप्ट उसके कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि सुनने से कुछ टॉपिक याद होते हैं, कुछ भूल भी जाते हैं। तो उन टॉपिकों को तैयार करने के लिए इसलिए आपको ग्रुप में PDF डाली जाती है, उसका बार बार रिवीजन करें क्योंकि आपको कंसेप्ट याद बने रहें। तो इसमें थोड़ा बेसिक तौर पर समझ लें एक बार। 1986 का दस्तावेज की जो कार्य योजना बनाई गई, तो मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा होना, उसके बाद में उसका दस्तावेज प्रकाशित नवंबर 1986 में होना। तो दस्तावेज कुल खंडों में जो विभाजित था वो खंड कितने थे? 24 खंड थे। उसी खंडों के आधार पर मैंने 1 से लेकर 24 खंडों की बात की। उन खंडों को थोड़ा समझते हुए खंड 1 में पूर्व बाल्यावस्था एवं शिक्षा, इसी प्रकार खंड 2 में प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में मैंने दर्शाया है। ये पूछा भी जाता है, इसको सभी लोग कंफर्म कर लेना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 बड़े कमरे, 1 बारामदा और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था, और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक, संभव हो सके 1 महिला अध्यापिका। और इस योजना के अंतर्गत इसमें सामग्रियां भी प्रकाशित की गई, फर्नीचर है, जैसे खिलौने हैं, चार्ट है, पठन सामग्री, ठीक है, आदि इसमें व्यवस्था की जाए। और जो योजना ये बनाई गई, ठीक है, इसी को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो इसमें ये कई टॉपिक निकल के आते हैं। इसी प्रकार खंड मैंने 2-3 बोर्ड में मैंने दर्शा भी दिए थे। तो खंड 3 में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार, ये तो मैंने जिक्र कर ही दिया है। खंड 4 में शिक्षा का व्यवसायीकरण, और खंड 5 में उच्च शिक्षा। इसी प्रकार खंड 6 में दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, तथा खुला विश्वविद्यालय। ऐसे कई पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आपको बार बार इसका रिविजन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व, इसके बारे में समझ लें सभी लोग। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अगली हेडिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व। मूल तत्व, इन तत्वों को भी समझ लेना है सभी लोगों को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रकाशित होना, इसके मूल तत्व इस प्रकार हैं। पॉइंट टू पॉइंट इन 5-6 पॉइंटों को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। पॉइंट तो काफ़ी है, मैं बेसिक पॉइंट आपको सिंपली पॉइंट बता रहा हूँ, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। पहले पॉइंट में आसानी से डाल सकते हैं, पूरे देश में 10+2+3, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। इस मूल तत्व में कहा गया है पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना ठीक है। तो 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी, ये भी बात हुई है, तो इस पॉइंट को याद रखना। दूसरा पॉइंट में प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है पहले भी बताया था 6 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों के लिए, तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, इस टॉपिक को याद रखना। प्राथमिक शिक्षा में चौदह वर्ष तक जो शिक्षा है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए, इस मूल तत्व के अंतर्गत इस टॉपिक को डाल सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और पॉइंट निकल के आता है, तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय पर रोक लगाई जाए। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय पर रोक लगाई जाए। और चौथा पॉइंट में विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। तो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की बात हुई है, मूल तत्व के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट पॉइंट में ग्रामीण विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का विकास किया जाएगा। ग्रामीण विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का विकास किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं तकनीकी और प्रबंध शिक्षा संस्थानों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो तकनीकी शिक्षा है और प्रबंध शिक्षा संस्थानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हुई है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में शिक्षा का चयन, जो शिक्षा का चयन है योग्यता के आधार पर, वस्तुनिष्ठता और व्यवहार के आधार पर किया जाएगा। बिहेवियर के आधार पर इसे कह सकते हैं। उसकी योग्यता क्या है, उसकी बौद्धिक विकास और उसका व्यवहार के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। जो शिक्षक प्रशिक्षण चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो कमियां हैं उनका सुधार होगा, ये भी मूल तत्व के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट पॉइंट 10वां पॉइंट, उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन का प्रसार जिसे कहते हैं विस्तार, और उन्नयन माने बढ़ोतरी या अधिकता इसे कहते हैं। तो उच्च शिक्षा का प्रसार और उन्नयन किया जाएगा। ये कई पॉइंट इसके निकल सकते हैं, सारे पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेन पॉइंट आप, जैसे मैंने पीडीएफ में कई पॉइंट दर्शा भी दिए हैं, किताबों में भी कम ज़्यादा दिए हैं, तो उन पॉइंटों में जैसे आपको एक्सप्लेन नंबर के हिसाब से आपको लिखना कितने नंबर का आ रहा है प्रश्न, उसी आप पूछा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व से आप क्या समझते हैं, उन तत्वों को, 3 गुणों को या 3 पॉइंटों को दर्शाना है। जैसे 1 नंबर में पॉइंट आता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 से ज़्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। अगर एक्सप्लेन 2 नंबर में आ रहा है तो आप 8-10 तक पॉइंट इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उसको विस्तृत करना है और शॉर्ट करना है। अगर सीधा पूछा जाता है 1 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व से आप क्या समझते हो, 1 नंबर में आता है, तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं विशेष तौर पर। उन 4 कई जो पॉइंट मैंने दिए उन पॉइंटों में कोई भी आप
4-5 डाल सकते हैं। अगर इसको विस्तृत में पूछा जाता है, ठीक है, तो सारे पॉइंटों को रिवाइज कर लेना, सारे पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। पहले पॉइंट में पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी। उसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा में 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी बात हुई है। उसके साथ साथ में और भी पॉइंटों के बारे में मैंने बताया। प्राथमिक शिक्षा के जो अपव्यय पर रोक लगाई जाएगी, ठीक है, और विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष बल दिया जाएगा या प्रयास किया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण जो है क्षेत्र है, इसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का विकास किया जाएगा उन क्षेत्रों में, और तकनीकी और प्रबंध शिक्षा संस्थानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सारे पॉइंट हैं। शिक्षा का चयन जो योग्यता के आधार पर, वस्तुनिष्ठता के आधार पर और उसके व्यवहार के आधार पर उसका चयन होगा, एक आधार माना गया। और प्रशिक्षण जो टीचर ट्रेनिंग जो है उनमें सुधार करने की बात हुई है, और उच्च शिक्षा का प्रसार और उसका विकास उन्नयन करने की बात की। ये सारे पॉइंट निकल के आते हैं। इन पॉइंटों को विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अब एक आता पॉइंट यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण, इसका मूल्यांकन और आता है। इस पॉइंट को और समझ लें आज। ये कल टॉपिक इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी संशोधन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बारे में बताऊंगा। अब पॉइंट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन। का मूल्यांकन 1986 का मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 आधार पर किया जा सकता है, क्योंकि 1986 को लागू हुए बहुत लंबा समय हो गया है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको नई शिक्षा नीति लागू भी हो गई है, पर अभी सिलेबस में उसमें नहीं जिक्र की है, इसलिए आपको पीछे अभी पढ़ेंगे, पीछे जितना पिछला पड़ गया है। तो 2 आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। एक तो मूल्यांकन उसके उपयोगिता के आधार पर, शिक्षा में क्या इसकी उपलब्धता या गुण किया गया उसके, और दूसरा इसकी कमियों या उसके दोषों के आधार पर इसका मूल्यांकन होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन 2 आधार पर कर सकते हैं। एक तो पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्नीस के गुणों के आधार पर पहला पॉइंट दर्शा सकते हैं। इन पॉइंटों में मैं जिक्र कर रहा हूं, इन पॉइंटों को विशेष तौर पर याद रखना है, पूछे भी गए हैं कई बार, आते भी हैं। तो मूल्यांकन 2 आधार पर होता है, एक तो गुण के आधार पर, दूसरा नेक्स्ट आएगा टॉपिक उसके दोष के आधार पर, उसकी जो कमियां है उसके आधार पर बात हुई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पहला गुण निकल के आता है, ये गुण पूछे भी जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 2 गुण बताइए, ठीक है, 1 या 2 नंबर में प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित शिक्षा संस्थान, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो उसमें घोषित शिक्षा संरचना जो बनाई गई, तो आपको सबको पता है 10+2+3 के बारे में बात हुई है, पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। तो पहले पॉइंट में इसमें भी आप डाल सकते हैं 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू की जाएगी अनिवार्य रूप से, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित शिक्षा संस्थान जो संरचना है, संस्थानों में शिक्षा संरचना लागू की जाएगी, वो 10+2+3 को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए जो ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई, उसके द्वारा 90% प्राथमिक स्कूलों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। जो ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई है, तो उसमें 90% विद्यालयों को इसका लाभ मिला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में गति निर्धारण विद्यालय खोलने के लिए कहा गया, ठीक है। और
2012 तक 586 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, ये भी इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, इस शिक्षा नीति की घोषणा के बाद 1986 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा होने के बाद में 1986 दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की घोषणा की गई। उसके साथ साथ एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 2011 तक 555 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा 104 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षक महाविद्यालयों में समन्वित किया गया। ठीक है, ये कई पॉइंट हैं, इसके सारे पॉइंट आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे और सेट टॉपिक में कल इसको रिवाइज कर दूंगा, आपको ग्रुप में सारे पॉइंट डाले जाएंगे। ठीक है, सभी लोगों को ओके।